उज़ैर की आवाज़ में आपका स्वागत है। आज की जो खबर आ रही हैं बहुत अहम खबरें आ रही हैं। अमेरिका में भीषण ट्रक हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। इसमें भारतीय ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बाल बाल बची। हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के दौरान हेलीपैड धंस गया। हैदराबाद बेंगलुरु बस हादसा, आग लगने से 19 लोगों की मौत। 2013 की त्रासदी की यादें ताज़ा। और अब दिल्ली है तैयार अपनी पहली आर्टिफिशियल रेन के लिए। 29 अक्टूबर को बरसेगा टेक्नोलॉजी से बना बादल, यानी होगी बारिश। भारत के बाद अब अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान पर जलवार शुरू कर दिया है। खबरों की शुरुआत करते हैं तफसील के साथ में। अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया में एक भीषण ट्रक दुर्घटना ने 3 लोगों की जान ले ली। इस हादसे का जिम्मेदार 21 वर्षीय भारतीय युवक जशप्रीत सिंह को ठहराया गया है। इसे अमेरिका में अवैध प्रवासी बताया जा रहा है। जशप्रीत पर नशे में वाहन चलाने और लापरवाही से 3 लोगों की मौत का आरोप लगा है। उसने अपनी ट्रक को सैन बर्नार्डिनो काउंटी के फ्रीवे पर धीमी गति से चल रहे ट्रैफिक में जोरदार टक्कर मार दी। पुलिस के मुताबिक जशप्रीत ने टक्कर से पहले ब्रेक नहीं लगाया और वे नशे की हालत में था। टॉक्सिकोलॉजी टेस्ट में उसके नशे में होने की पुष्टि हुई है। हादसे में जशप्रीत और एक मैकेनिक घायल हुआ है। वे एक वाहन के टायर बदलने में मदद कर रहा था। मृतकों की पहचान अभी सार्वजनिक नहीं की गई है। जशप्रीत सिंह 2022 में अमेरिका मेक्सिको सीमा पार कर कैलिफोर्निया के एल सेट्रो सेक्टर में दाखिल हुआ था। उस समय उसे बॉर्डर पेट्रोल ने पकड़ा, लेकिन बाइडेन प्रशासन की हिरासत के विकल्प नीति के तहत उसे रिहा कर दिया गया। अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने पुष्टि की है कि जशप्रीत का अमेरिका में कोई वैध प्रवास स्टेटस नहीं है। हादसे के बाद यूएस इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट ने उसके खिलाफ इमिग्रेशन डिटेनर जारी किया है। हादसे की पूरी घटना जशप्रीत के ट्रक के डैश कैम में कैद हो गई, जिसमें उसकी ट्रक एक एसयूवी से टकराती दिख रही है। पुलिस अधिकारी रेड्रिको जिमेनेज ने बताया कि जशप्रीत को अस्पताल ले जाया गया। वहां जांच में उसके नशे में होने का सही से सबूत सामने आया। ये कोई पहला मामला नहीं है। हाल ही में अगस्त में एक अन्य भारतीय अवैध प्रवासी हरजिंदर सिंह पर फ्लोरिडा के फोर्ट पियर्स में ट्रक दुर्घटना के कारण 3 लोगों की मौत का आरोप लगा था। हरजिंदर 2018 में अवैध रूप से अमेरिका में दाखिल हुआ था और उसने कैलिफोर्निया से कमर्शियल ड्राइवर लाइसेंस हासिल किया था। इन घटनाओं ने अमेरिका में अवैध प्रवासियों द्वारा ट्रक ड्राइविंग और सड़क सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। जशप्रीत के मामले में जांच अभी जारी है और उसे गंभीर वाहन हत्या के आरोपों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सबरीमाला के दौरे पर पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का चॉपर अचानक कंक्रीट के गड्ढे में फंस गया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। पुलिसकर्मियों और अग्निशमन बल के कर्मचारियों ने हाथ से धक्का देकर हेलीकॉप्टर को बाहर निकाला है। ये घटना आज सुबह केरल के प्रामादम स्थित राजीव गांधी इंडोर स्टेडियम में देखने को मिली। हालांकि इस दौरान कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी इसमें बाल बाल बच गई। हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद वो सड़क के रास्ते पंबा के लिए रवाना हो गई। घटना की जानकारी देते हुए एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पहले राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग पंबा के पास निलक्कल में होनी थी, मगर मौसम खराब होने के कारण स्टेडियम में लैंडिंग की योजना बनाई गई थी। अधिकारी ने बताया मंगलवार की देर रात स्टेडियम में हेलीपैड तैयार किया गया था, लेकिन सुबह तक शायद कंक्रीट पूरी तरह से सूख नहीं पाई। ऐसे में जब हेलीकॉप्टर यहां उतरा तो कंक्रीट में गड्ढे बन गए और हेलीकॉप्टर उसमें धंस गया। आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दक्षिणी राज्यों की 4 दिवसीय यात्रा पर हैं। मंगलवार की शाम वो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम पहुंची थी। हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही एक लग्जरी बस आग की लपटों में तब्दील हो गई है और इस हादसे से 19 लोगों की जिंदगियां निकल ली। यह हादसा शुक्रवार की आधी रात चिन्नाटेकुर गांव के पास हुआ, जब बस एक बाइक से टकरा गई और पुलिस के मुताबिक बाइक बस के नीचे बुरी तरीके से फंस गई और उसका फ्यूल कैंप खुला रह गया। पेट्रोल लीक होते ही बस में आग लग गई, जो चंद सेकंड में पूरी गाड़ी में फैल गई और अंदर बैठे यात्री बाहर निकल ही नहीं पाए। कुरनूल रेंज के डीआईजी
कोया प्रवीण ने बताया कि अब तक 11 यात्री और एक बाइक सवार की मौत की पुष्टि हो चुकी है। बस के अंदर पुलिस राहत कार्य का काम कर रही है, लेकिन 9 यात्रियों का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ए सीरी ने बताया कि बस में कुल 41 लोग सवार थे, जिनमें ड्राइवर भी शामिल था। ये हादसा उसी भयानक 2013 के महबूब नगर बस हादसे की यादें ताज़ा कर देता है, जिसमें 45 लोगों की मौत हो गई थी। इस वक्त भी हादसा इसी हैदराबाद बेंगलुरु रूट पर हुआ था और तब जांच में कई गंभीर खामियां सामने आई थी, जैसे कि ड्राइवर सीट के नीचे बैटरी कंपार्टमेंट का होना, 300 लीटर का फ्यूल टैंक और बस का पूरा ढांचा लकड़ी और ज्वलनशील मटेरियल से बना होना। रिपोर्ट्स में साफ कहा गया है कि इस तरह की बस डिज़ाइन यूरोप और अमेरिका के लिए बनी हुई है। भारत की सड़कों और हालात के लिए ये नहीं चल सकती, मगर अफसोस 10 साल बाद भी वही गलतियां दोबारा से दोहराई जा रही हैं। डीआईजी प्रवीण ने कहा कि बस में कोई भी फायर सेफ्टी सिस्टम मौजूद नहीं था, न अग्निशमन यंत्र, न इमरजेंसी अलार्म, यानी हादसे के वक्त यात्रियों के पास कोई रास्ता नहीं था। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने हादसे पर गहरा दुख जताते हुए कहा, ये एक बेहद दर्दनाक और तबाह कर देने वाला हादसा था। जिन परिवारों ने अपने अपनों को खोया है, उनके साथ मेरी पूरी संवेदनाएं हैं। सरकार पूरी मदद देगी। वहीं तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने भी शोक जताया और गढ़वाल के कलेक्टर व एसपी को राहत कार्य में मदद करने के तुरंत निर्देश दिए गए। इसके बाद दिल्ली अब अपनी पहली आर्टिफिशियल रेन यानी कृत्रिम बारिश के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 29 अक्टूबर यानी आने वाले बुधवार को दिल्ली के आसमान से बरसेगी मानव निर्मित बारिश। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक्स पर लिखा है कि मौसम विभाग ने 28, 29 और 30 अक्टूबर को बादलों की मौजूदगी की संभावना जताई है। अगर मौसम अनुकूल रहा तो 29 अक्टूबर को दिल्ली में कृत्रिम बारिश कराई जाएगी। दिल्ली सरकार के मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि एक सफल ट्रायल फ्लाइट पहले ही की जा चुकी है। ये उड़ान आईआईटी कानपुर से शुरू होकर दिल्ली तक गई और रास्ते में मेरठ, खेखरा, बुराड़ी, सदकपुर, भोजपुर और अलीगढ़ जैसे इलाकों से गुजरी। इस दौरान बादलों में क्लाउड सीडिंग फ्लेयर्स छोड़े गए, यानी खास रासायनिक कणों के जरिए बादलों को बारिश के लिए तैयार किया गया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्लाउड सीडिंग होती क्या है। ये एक वैज्ञानिक तकनीक है जिसमें बादलों के अंदर सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड या ड्राई आइस जैसे कण छोड़े जाते हैं। ये कण बादलों में बर्फ के क्रिस्टल यानी आइस क्रिस्टल्स बदलने में मदद करते हैं, जिससे बादल भारी होकर बारिश गिराने लगते हैं। सीधी भाषा में कहें तो अब इंसान को बारिश के लिए प्रकृति की मेहरबानी का इंतजार नहीं करना पड़ता। अब वो टेक्नोलॉजी के जरिए खुद बादलों को बरसने पर मजबूर कर देता है। अगर ये प्रयोग सफल रहता है तो दिल्ली न सिर्फ प्रदूषण से राहत पाएगी, बल्कि ये भारत में मौसम नियंत्रण के लिए एक नए युग की शुरुआत होगी। इसके अलावा तालिबान शासित अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की तरफ जाने वाले पानी को रोकने के लिए डैम बनाने की घोषणा कर दी है। तालिबान सुप्रीम लीडर हबीबुल्लाह अखुंदजादा ने कुनार नदी पर जितनी जल्दी हो सके डैम बनाने का आदेश दिया है। अफगान सरकार का कहना है कि ये कदम उनके पानी पर अधिकार को साबित करने के लिए उठाया गया है, ठीक उस वक्त जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा पर तनाव और झड़पें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। ये ऐलान ऐसे समय में हुआ है जब भारत ने हाल ही में पाकिस्तान के साथ की गई सिंधु जल संधि यानी इंडस वाटर ट्रीटी को स्थगित कर दिया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जिसमें 26 लोगों की जान चली गई थी, कई विश्लेषक अब इसे इस रूप में देख रहे हैं कि अफगानिस्तान भी अब पानी को राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करने की तैयारी में है। अफगान जल संसाधन मंत्रालय ने पुष्टि की है कि सभी डैम प्रोजेक्ट्स अब घरेलू अफगान कंपनियों को दिए जाएंगे। विदेशी फर्मों का इंतजार नहीं किया जाएगा। कुनार नदी अफगानिस्तान से निकलकर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में प्रवेश करती है और आगे काबुल नदी से मिलती है, जो अंत में सिंधु नदी में जाकर मिल जाती है। अगर अफगानिस्तान कुनार नदी पर बांध बनाता है
तो पाकिस्तान के किसानों और ऊर्जा उत्पादन पर इसका गहरा असर पड़ सकता है, क्योंकि यही नदी उसके सिंचाई तंत्र की एक रीढ़ है। लंदन स्थित अफगान पत्रकार सामी यूसुफजई ने लिखा है कि भारत के बाद अब अफगानिस्तान की बारी है कि वो पाकिस्तान के इस पानी पर नियंत्रण करे। इस बीच अफगान विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच हाल ही में नई दिल्ली में मुलाकात हुई, जहां दोनों देशों ने हाइड्रो पावर और डैम प्रोजेक्ट्स पर सहयोग बढ़ाने का वादा किया है। भारत की मदद से बना सलमा डैम इंडिया अफगानिस्तान फ्रेंडशिप डैम पहले ही अफगानिस्तान को 42 मेगावाट बिजली और 75,000 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई दे रहा है। अब शहतूत डैम प्रोजेक्ट के जरिए काबुल शहर को पीने का साफ पानी और कृषि भूमि के लिए सिंचाई मिलेगी। यानी अब अफगानिस्तान भारत के साथ मिलकर पानी के जरिए नई भू राजनीतिक ताकत हासिल करने की राह पर है। और पाकिस्तान के लिए ये खबर किसी बड़े झटके से कम नहीं है।